फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से आज का संपन्न हो चुका होगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कल 8 बजे रात में जो क्लास कराया था, बिल्कुल मैंने कहा था कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। और बिल्कुल आज 28 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर समाप्त हो चुका है, वहां पे आप लोगों को वहां से काफी ज्यादा प्रश्न जो है पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि जिस तरीके से कल का पेपर हुआ है, बिल्कुल वैसा ही अगले दिन भी होगा और उन्हीं टॉपिकों के प्रश्न आसपास में पूछे जाएंगे। और मैंने उसी टॉपिकों के प्रश्न को कल कराया था, वहां से प्रश्न आपको सीधे पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा होगा। जो हमारे से कल जुड़े थे, हमारे जो है क्लास जो है शाम वाले देखे थे, तो एसएससी जीडी का एग्जाम जो भी मेरे दोस्त देने जाने वाले हैं, बिल्कुल ही आप इस क्लास को स्किप मत करिएगा। और जो दे के आए हैं, बिल्कुल आप इसको फटाफट से मिला लीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए, वो मैथ का हो, हिंदी का हो, जीके जीएस का हो, उनको हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे हम जो है क्लास कराने नहीं आए हैं, आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने वाले हैं। और जो एग्जाम देने वाले हैं, जो एग्जाम देने वाले अभी हैं, वो देख लीजिए कौन कौन टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिकों को बेहतर तरीके से तैयार आप कर लो, और नहीं तो हमसे मिलो 8 शाम में 8 PM पे, क्योंकि 8 PM पे ही आपका ये क्लास चलता है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप भी एसएससी जीडी के एग्जाम किसी भी दिन देने जा रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे स्पेशल क्लास शाम के 8 PM पे होता है। जैसे कि आज जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों शिफ्टों के उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज के प्रश्न जो पूछे गए हैं, उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इस अधिनियम को पारित कराने में किस संगठन की मुख्य भूमिका थी? क्वेश्चन पहला आप लोगों से पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता के आए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उनकी बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, पूछा गया था आपका कि जो है किस सुल्तान ने जकात के अलावा सभी प्रकार के तटकर और व्यापारिक शुल्क समाप्त कर दिए थे और गज ए सिकंदरी पैमाना चलाया था? क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों से पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता के आए हैं, सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। देखिए, हम फटाफट से आंसर बताते चलेंगे, यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया और जो एग्जाम देखे आए हैं, फटाफट से यहाँ पे मिलाते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण साबुन के पहले बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रश्न पूछा गया था आप लोगों को कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण जो है साबुन के जो पतले बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो साबुन के पतले बुलबुले होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं, उसे बोलते हैं व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को लगाना था। अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यहाँ पे देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु की जलवायु को किस संकेत द्वारा जो है दर्शाया जाता है? क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों से पूछा गया था। बताइएगा, आपने चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या लगाया था? तो जो भी मेरे दोस्त लगा के आए हैं, एस बिल्कुल राइट उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना था उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, और विराम और अभिराम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? हिंदी में प्रश्न पूछा गया था एक, तो अविराम और अभिराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था।
तो जो भी मेरे दोस्त लगा के आए हैं कि अभिराम का मतलब होता है लगातार, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर था। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे, छठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिनका भी एग्जाम आने वाले किसी भी दिन होने वाला है, तो बिल्कुल आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है अगर आप हमसे जुड़ जाते हो तो। क्योंकि जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा हम क्लास रेगुलर कराते रहेंगे और हम उन प्रश्नों को करा रहे हैं जो आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है, ठीक है। तो शाम के 8 PM पे आज के जो चारों शिफ्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जिनका भी पेपर कल 29 अप्रैल को होने वाला है उनके लिए बहुत बड़ा जो है बेनिफिट होगा, या उसके आगे किसी भी दिन अगर आपका एग्जाम है तो एसएससी का एक पैटर्न होता है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न डेली पूछे जाएंगे और इन्हीं टॉपिकों से, तो इन टॉपिकों को हम शाम में 8 PM पे तोड़ने वाले हैं। तो शाम में 8 PM पे बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा। और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे सही वर्तनी जो है आप लोगों के अंतर्धान, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द होता है असूर्यपश्या। असूर्यपश्या जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर, अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए गणित का एक प्रश्न पूछा गया था, आप लोगों को पूछा था कि ए एक काम को 18 दिनों में और बी जो है 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हो सकेगा, ये हम लोगों से पूछा गया था। गणित का प्रश्न था और मैंने बताया था कि गणित के लेवल बिल्कुल इसी तरीके के आ रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही आगे भी आएगा, जो कि हम शाम में डेली आप लोगों को जो भी अलग टॉपिक से पूछेगा उसको भी कराएंगे और जो टॉपिक जो है चल रहा है, जो आपको पता है, उन टॉपिकों को भी हम कवर करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। देख लो ए जो है 18 दिनों में कर रहा है और बी जो है इसी काम को 24 दिनों में कर रहा है। इसका एलसीएम ले लो ताकि टोटल वर्क पता चल सके। तो 72 टोटल हो जाएगा, 18 चौका 72, 24 तिया 72, अर्थात 4 3 7। ए और बी मिलकर एक दिनों में काम साथ करेंगे, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। 4 दिन पहले काम छोड़ा है अर्थात जो ए होगा वह 4 दिन अधिक काम किया है। तो 4 दिन अधिक काम किया है अर्थात यहाँ पे 4, एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 4 गुणे आप 4 कर लो, अर्थात ए जो है टोटल काम कितना अधिक किया है 16। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 72 लिखा है, 72 में से 16 को माइनस कर लो, आप कितना बच रहा है यहाँ पे 56। 56 काम को कौन कौन किया है, ए और बी। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 7, 7 8 56। इसने कहा है कुल कार्य कितने दिनों में संपन्न हुआ, तो यहाँ पे 8 दिन और ए कितना दिन किया है 4 दिन, तो 8 और 4 जोड़ लो, 12 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रश्न घुमाया था और अगर आप ध्यान पूर्वक देखे होंगे और बेहतर तरीके से सॉल्व किए होंगे तो इसको सॉल्व कर लिए होंगे। गलती किसी भी एंगल से नहीं होगा अगर आप डेली प्रैक्टिस किए होंगे तो। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आप लोग के एग्जाम हॉल में कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया था, ठीक है। तो धनराशि पूछा गया था आप लोगों से कि क्या होने वाला है। इस तरीके का प्रश्न आप लोगों के गणित में पूछे जा रहे हैं, देख लो बिल्कुल आप इन टॉपिकों को पढ़ लो। आपके पास जो भी मटेरियल है, नहीं तो शाम के 8 PM पे तो आपको स्पेशल क्लास मिलेगा ही, और जिनका कल पेपर 29 अप्रैल को है उनको सुबह के 4 AM पे एक स्पेशल रामबाण क्लास मिलता है। तो जिनका भी पेपर जिस दिन है सुबह के 4 AM पे आपको रामबाण मिलेगा प्रश्न। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको ही फायदा, इन सारे जो है फायदे आपको मिलेंगे। इसने कहा है कि 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तो अंतर बराबर आपको फॉर्मूला मिला होगा कि अंतर बराबर होता है P इंटू आर बटा
100, आर मतलब 15%, 10/100 गुणे 10/100, 2 वर्षों का यही तो फॉर्मूला होता है। आप इस पे सेट कर दो। 15×3 = 45, 30 हो गया, 15×2 = 30 हो गया। यहाँ पे 100 गुणे 100 10,000, 10,000 में 2 से कितना हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा आपका 20,000। पी का वैल्यू कितना आएगा 20,000। यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 4 जीरो। पी का वैल्यू ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर था। अगर आप बेहतर तरीके से थोड़े से भी ध्यान दिए होंगे, फॉर्मूले याद किए होंगे तो आप कर सकते थे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। भारत के किस राज्य ने 2026 में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के 100% डिजिटलीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 12, ये करंट अफेयर के प्रश्न पूछा गया था। 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे गए थे, ज्यादा प्रश्न करंट अफेयर के नहीं पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। भारत के किस राज्य में 2026 में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के 100% डिजिटलीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है? तो आपको बताना था यहाँ पे कि ये जो आपका राज्य है ये बिहार है। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है लगाने थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था जो है अगला प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान किस इतालवी यात्री ने भारत का दौरा किया और देवराय प्रथम के शासनकाल का जो है विस्तृत विवरण किया? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न आप लोगों को बताने थे और ये आप लोग आसानी से कर लिए होंगे सभी लोग। ये था आप लोगों का निकोल कोटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में लचीलापन प्रदान करता है जिससे वे हवा में बिना टूटे झुक सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि कौन से जो है ऊतक जो है पौधे में होते हैं जिसके कारण पौधे जो है हवा में बिना टूटे झुक जाते हैं? तो ये जो है आप लोगों का कौन होता है? कोलेन काइमा के कारण पौधे जो है लचीलापन होते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक आर्टिकल का प्रश्न पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का जो है निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सामान्य नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का जो है निर्देश दिया गया है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं आर्टिकल 44 के तहत, उनके राइट उत्तर थे। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे का अंश लगभग कितना प्रतिशत होता है? मैग्नेटाइट जो होता है उसमें लोहे का जो प्रतिशत है वो कितना होता है? तो मैग्नेटाइट में 70 से 72% जो है आप लोगों को बताना था कि लोहे की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तंडोरा अंधारी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर थे, अगर आप लोगों ने लगाया था महाराष्ट्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि जो है अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किस काल की जो है कला का जो है प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से राज्य में है, तो आप राइट उत्तर कर सकते थे। तो ये तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये सातवाहन काल के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र किन दो कारकों के बीच व्युत्क्रमणपाती संबंध को दर्शाता है? आप लोगों से पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र किन दो कारकों के बीच व्युत्क्रमणपाती संबंध को दर्शाता है? तो अगर आपने बताया है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, बिल्कुल आपके राइट उत्तर थे। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था सत्रिया नृत्य शैली जो असम की एक जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है के संस्थापक कौन थे। सत्रिया नृत्य शैली जो असम की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है के संस्थापक कौन है। तो सत्रिया के जो है संस्थापक है आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी था क्लास में कि श्रीमंत शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव आपके राइट उत्तर थे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को यहाँ पे लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि विष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है। विष्टि का विलोम हिंदी में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 21। ये भी प्रश्न मैंने पढ़ाया था कल आपको, कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ भी लिया। विष्टि शब्द का विलोम क्या होता है, तो समिष्टि। समिष्टि आपको लगाना था ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने लगाए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो किसी के उपकार को न मानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो किसी के उपकार को न मानता हो, यहाँ पे मानता हो और न मानता हो, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे गलती आप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम अभी बाकी है, तो बिल्कुल आपका जब तक एग्जाम चलेगा तब तक आपके लिए हम बिल्कुल स्पेशल क्लास लाते रहेंगे, जैसे कि आपके प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे और जिन टॉपिकों से पूछे जाएंगे उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा स्कोर कर सको। ठीक है, पढ़ो वही जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, उन टॉपिकों को ही पढ़ोगे तो फायदे होंगे। तो कृतघ्न जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब जो किसी के उपकार को ना मानता हो, कृतज्ञ मतलब जो मानता हो। ये दोनों ही आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना है। घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था आप लोगों का कि घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता के आए हैं कि बहुत लज्जित होना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पे पूछा गया था पक्षी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ये प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं था, नहीं है। तो नहीं है, आपको ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर गलती हो जाएगा। तो आपको लगाना था केहरी। केहरी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था आहूत शब्द का विलोम शब्द क्या है। आहूत शब्द का विलोम आप लोगों से पूछा गया था कि आहूत का विलोम क्या होता है। तो आहूत का विलोम आप लोगों को बताना था अनाहूत। आपके बिल्कुल राइट उत्तर थे ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने बता के आए हैं तो। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यहाँ पे गणित का प्रश्न था। पूछा था कि एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन जो है 55 केजी है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन क्या था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला जो है पूछा गया था। ये गणित में प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, और एवरेज से आप लोग बिल्कुल नॉर्मल जो पढ़े हो आप कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, थोड़े से आपको दिमाग लगाने हैं। मान के चलो 40 लोग हो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज है 55 55, तो 55 में गुणा कर लो, ये 0 हो जाएगा, 4 5 20 के 0, 4 5 20 2 22। अर्थात सभी 40 जो लोग हैं ये टोटल मिला के 2200 केजी के हैं। इसने कहा कि अब जो है एक टीचर आ गया, अर्थात 41 लोग हो जाएंगे और औसत में कितना वृद्धि हो जाएगा 1.5, अर्थात 55 केजी पहले औसत था तो अब 56.5 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लो, आप गुणा कर लो, बस आपका राइट उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 6 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20, 4 6 24, 2 26, 4 5 20, 2 22। अब इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 6 5 11 के 1, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 22 1 23। ठीक है जी, कितने अंकों पे दशमलव लगेगा, एक अंक, अर्थात यहाँ पे लगा लेना।
ठीक है। अब घटा लो यहाँ से, यहाँ पे तो हो जाएगा 0.5, ये तो बिना 0.5 का है, बिल्कुल गलत, ये भी गलत। अब यहाँ से यहाँ से हो जाएगा 9, 9 में से 6 हो जाएगा 3, 3 हो रहा है ना, 3, 9 में से 6 हो जाएगा 3, नहीं इधर घटाएंगे ना, उल्टा घटा रहे हैं हम। यहाँ पे 5, ये 200, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना, ये नीचे रखेंगे। ये 40 लोगों का वजन है, ये 41 लोगों का है, 41 वाला अधिक है, अर्थात इसमें जो है शिक्षक शामिल है, तो हमारा तो 6 आ रहा है इकाई का अंक, अर्थात 116.5 केजी के जो है टीचर थे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का प्रश्न था और बिल्कुल सिंपल था। इसने कहा था कि यदि मास्टर को जो है ये लिखा जाता है तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों से पूछा गया था और इसके जो राइट उत्तर थे बिल्कुल सिंपल थे। अगर आप बेहतर तरीके से समझ बूझ के गए थे एग्जाम देने, तो मुझे लगता है कोड तो सभी लोग याद करके ही जाते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम के बाद ओ लिखा है, अगर आप थोड़े से भी ध्यान दोगे तो एम होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, तो 13 से 15 अर्थात आपको बताना होगा कि 2 प्लस किया जा रहा है यहाँ पे। ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, अर्थात यहाँ पे भी 2 प्लस किया है। एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, अर्थात यहाँ पे भी +2, टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे, यहाँ पे भी 2 प्लस, अर्थात हमें समझ में आ गया कि सभी में +2 +2 +2 कर रहा है ये। तो हम भी जो है अब इसको बनाएंगे तो +2 कर लेंगे, या अर्थात डी होता है 4 पे 2 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, अर्थात ये तो गलत है। ए होता है 1 पे 2 जोड़ोगे सी हो जाएगा, अर्थात ये गलत। एन होता है 14 और 2 जोड़ोगे 16, 16 पे होता है पी, अर्थात ये गलत। मुझे लगता है आप आसानी से कर सकते थे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर आप गए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर आप लोगों ने बना के आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था मैथ में एक प्रश्न कि एक ट्रेन बिना रुके जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है और रुकने के साथ इसकी औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। ट्रेन प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकती है। क्वेश्चन नंबर 28 ये आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 28 में। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताने थे कि एक ट्रेन बिना रुके 80 किलोमीटर और औसतन चलती है, रुकने के बाद जो है 64 किलोमीटर चलती है। आप समझोगे यहाँ पे ट्रेन डायरेक्ट चलेगी तो 80 और रुक जाएगी तो 64, अर्थात रुकी कितना, वो रुकी कितना, कितना स्पीड कम हो रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो आप कहोगे 16 किलोमीटर पर घंटा कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कितना पे कम हो रहा है, तो 80 पहले था अब 16 कम हो गया, तो इसका परसेंटेज में निकालना है, टाइम निकालना है, तो 64/80। यहाँ पे मिनट में टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 60, 1 घंटा बराबर कितना होता है, यहाँ पे देखो किलोमीटर पर घंटा लिखा है तो हम मिनट में लाएंगे तो 60 से गुना कर लेंगे। ये 1 0 से 1 0, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 कैसे हो गया भाई साहब, कितना का स्पीड कम हुआ है, 16 का ना है, 16, 8 दूना 16, यानी कि 6 दूना का 12 मिनट जो है वो गाड़ी वो ट्रेन जो है रुक रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यहाँ पे देखिएगा कि जो है रक्त संबंधित ब्लड रिलेशन के प्रश्न पूछे गए थे कि यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो इसका जो है वैल्यू हमें बताना था। हमारे पास दिया था p प्लस क्यू माइनस आर, तो कह रहा है कि p का r से अर्थात r का p क्या लगता है, r का p कौन है, ये हम लोगों से पूछा गया था। तो सबसे पहले देखो यहां से माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ देख लो माता, अर्थात r का ये q कौन है, माता है, r की कौन है, q माता है। फिर यहाँ पे q और p के बीच में प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या होता है भाई, अर्थात q का भाई कौन है, यहाँ पे p भाई है। आप समझो आप r हो, आपकी माँ कौन है, q का भाई कौन है, यहाँ पे p, अर्थात ये आपकी माँ का भाई कौन लगता है, माँ का भाई कौन लगता है, मामा। ऑप्शन नंबर आपको लगाने थे बी, अगर आपने बी को लगाए थे तो आप बिल्कुल राइट उत्तर के साथ थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे गणित का प्रश्न कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात सीपी जो है हम लोगों से पूछ लिया था। सीपी जो है हम लोगों को बताना था इस प्रश्न में, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से आसानी से बता भी दिए होंगे, ठीक है। सबसे इजी प्रश्न यही था
मुझे लगता है सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर 960 रुपया का कोई वस्तु बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, तो अर्थात खरीदे कितना में होंगे, 100 रुपया में, और बेचे कितना में होंगे, 120 में, तभी 20% का लाभ होगा। 100 में किसी वस्तु को खरीदेंगे और 120 में बेच देंगे तो कितने का लाभ हो जाएगा, तो 20% का। 12×96, 8 से 100 में गुणा करेंगे, 800 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर थे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा कि जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसदीय विशेषाधिकार को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसदीय विशेषाधिकार को परिभाषित किया गया है। तो जिन्होंने बताया थे यहाँ पे कि जो है ये आप लोग के अनुच्छेद 105 के तहत है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर थे ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना था उनके बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि जो है प्रकाशिक तंतु संचार में सिग्नल किस रूप में प्रवाहित होता है और यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन आप लोगों से 32 में पूछा गया था कि प्रकाशिक तंतु संचार में सिग्नल किस रूप में प्रकाशित होता है और यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जिन्होंने बताया था कि जो है प्रकाश तरंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के पूछा गया था लॉरेंज वक्र अर्थशास्त्र में क्या दर्शाने के लिए जो है प्रयोग होता है। लॉरेंज वक्र अर्थशास्त्र में क्या दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया था कि आय वितरण की जो है असमानता, आय वितरण की असमानता, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। तो देखिए इस तरीके से जो है अभी तक हमें जितने भी प्रश्न मिले थे उसको हम लोगों ने आपको सॉल्व कराने की कोशिश की। बचे हुए प्रश्नों को बहुत जल्द हम अभी सॉल्व कराने वाले हैं। जैसे प्रश्न हमारे पास मिलते जाएंगे वैसे हम कराते जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और आज के 28 अप्रैल के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे हम जो है आप लोग को इसी चैनल पे कराएंगे। और साथ में जिनका पेपर कल है 29 अप्रैल या उसके आगे किसी भी दिन, तो हम आपके लिए स्पेशल क्लास शाम के 8 PM पे ला रहे हैं, जहां पे जिस तरीके से और जिस टॉपिक से प्रश्नों को पूछा जा रहा है उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को हम कराने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि उस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।